हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 11th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के पेपर का सल्यूशन। आपके हाफ ईयरली एग्जाम का जो सिलेबस है वो आ चुका है। आपके 14 चैप्टर्स यानी 14 चैप्टर से आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछेंगे। आपके 50 नंबर का पेपर होगा। बाकी सब्जेक्ट के जो पेपर है वो आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में सल्यूशन मिल जाएंगे। आप उस हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने लिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। हेटेरोसिस्ट पाई जाती है। ये हेटेरोसिस्ट क्या एक प्रोटीन होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती हैं नीले हरे शैवाल जो तंतुमय होते हैं उनमें। और उसका उदाहरण यहाँ पे क्या है? नौ स्टॉक है। अपने ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हेटेरोसिस्ट कहाँ पाई जाती है? नौ स्टॉक में, नीले हरे शैवाल में होता है और ये अपना नीला हरा शैवाल है। अगला देखिए, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर। आधारभूत जो इकाई है उसे हम कहते हैं स्पीसीज यानी जाति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टमाटर व नींबू में पाए जाने वाला बीजांड न्यास है। कहने का मतलब आपको बताना है कि नींबू और टमाटर में किस प्रकार का बीजांड न्यास पाया जाता है, टोमेटो और लेमन में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपके होगा स्तंभीय। ठीक है, एक्साइल जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्तंभीय। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मूल रोम स्थित होते हैं। मूल रोम होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं? ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा अपने परिपक्वन क्षेत्र में होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे इसमें आप। परिपक्वन क्षेत्र में मूल रोम स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं। कैस्पेरियन पट्टियाँ जो होती है ये अंतः त्वचा में पाई जाती हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, कैस्पेरियन पट्टियाँ कहाँ? अंतः त्वचा में पाई जाती है। फिर है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो ये प्रमुख स्थल होता है अपने गोल्जी उपकरण। कौन सा है? गोल्जी उपकरण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेंथम व हुकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण है। बेंथम और हुकर ने जो वर्गीकरण किया था वो किस आधार पे था? तो इन्होंने प्राकृतिक वर्गीकरण किया था। कैसा? प्राकृतिक। ऑप्शन हो जाएगा अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्योंकि आपसे 8 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो इसमें भी 8 ही पूछे गए। आपका पेपर पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, तो आपको इसी हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखनी है। ठीक है, तो क्या पूछा है? सहवन पूल खुले व वलय में होते हैं। तो एक बीजपत्री मूल में या एक बीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री मूल में या द्विबीजपत्री तने में। तो ये पहले तो एक बीजपत्री होते हैं लेकिन तने में होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। फिर हमसे पूछे जाएंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा है कि मेथेनोजन समूह के जीवाणु होते हैं। ये किस समूह के होते हैं? तो इन्हें बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया। ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे आर्की बैक्टीरिया। अगला है, मेंढक एक उत्सर्जी प्राणी है। तो मेंढक एक यूरियोटैलिक या यूरिया उत्सर्जी प्राणी है। कैसा है? यूरिया उत्सर्जी प्राणी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्मघाती थैलियां को कहते हैं, किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। किसको? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपने। यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नर मेंढक में शुक्राणुओं के संकलन का मार्ग लिखो। तो इसमें सबसे पहले जो मार्ग होता है उसमें पहले लिखेंगे वृषण। क्या होता है अपने? वृषण। फिर आते हैं अपने शुक्र वाहिकाएं। क्या आती है? शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाओं के बाद में जो है वो आती है वृकक। क्या आते हैं? वृकक, वृक। ठीक है, इसके बाद में जो है वो आते हैं अपने जिनको हम बोलते हैं बिडर नाल। क्या बोलते हैं? बिडर नाल। बिडर नाल, बिडर नाल। और इसके बाद में जो स्टेप होता है उसे कहते हैं मूत्र जनन वाहिका। मूत्र जनन
वाहिका, ठीक है ना, वाहिका। और जो लास्ट वाला स्टेप होता है उसे कहते हैं अवस्कर, अवस आधा कर अवस्कर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, वृषण पहला भाग, फिर दूसरा होता है शुक्र वाहिकाएं, ठीक है, फिर होते हैं वृकक, बिडरनाल, मूत्रजनन वाहिका, और फिर होता है अवस्कर। ये इसका स्टेप होता है, मार्ग होता है, ठीक है। फिर है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में प्रमुख दो अंतर लिखिए। तो बड़ा ही आसान है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो एक कोशिकीय जीवों में होती है, मतलब एक कोशिकीय है। यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय पहला, इसमें राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इसमें 80S, कितने 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें 70S प्रकार के होते हैं। और क्योंकि यहाँ दो ही पूछे हैं, आपको बहुत सारे अंतर पता होने चाहिए, 3 4 आपसे एग्जाम में 4 5 भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बोल देंगे केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली होती है, ठीक है ना। तो बाकी कोशिकांग इसमें होते हैं कम होते हैं, इसमें सभी केंद्रक विकसित होता है, इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार के आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। अगला है, कोशिका चक्र की G0 यानी शांत अवस्था क्या है। तो इसका मतलब होता है कि कोशिका जब आगे विभाजित नहीं होती हैं तथा निष्क्रिय अवस्था में चली जाती हैं, उसे हम कोशिका की शांत अवस्था कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या अभिप्राय है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी सिंपल सी डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती हैं। तो कोशिका के विकृतीकरण से क्या अर्थ है, इसमें लिखेंगे, सॉरी, प्रोटीन के विकृतीकरण का मतलब ये हुआ कि प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं तो सांद्र अम्ल या क्षार का विलयन मिलाने पे इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। क्या, प्रोटीन को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें सांद्र अम्ल या क्षार विलयन मिलाने से उसकी जो जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है तथा ये अविलय होकर स्कंदित हो जाता है। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम का कार्य लिखिए। तो राइबोसोम जो होते हैं झिल्ली रहित होते हैं और ये कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इनका जो मुख्य कार्य जो होता है वो होता है प्रोटीन बनाना। क्या होता है, राइबोसोम का प्रमुख कार्य क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। चित्र से भी बताना है, विभाजन की अवस्था यहाँ बता देते हैं। वो अवस्था होती है अपने एनाफेज, एनाफेज द्वितीय, ठीक है। एनाफेज सेकंड अवस्था में सेंट्रोमियर का विभाजन होता है और चित्र आपको बना देना है। फिर है, प्रकाश श्वसन से आप क्या समझते हैं और यह कौन से पौधे में पाया जाता है। तो प्रकाश श्वसन देखिए, जब पौधे जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 गैस बनाते हैं, उसे प्रकाश श्वसन कहते हैं। और ये किन पौधों में पाया जाता है, तो ये C3 प्लांट में पाया जाता है। जो C3 प्रकार के पौधे होते हैं उनमें ये पाया जाता है। अगला है, एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। तो आप लिखेंगे, एंजाइम को एक तो तापमान करता है, ठीक है, तापमान करेगा, पीएच करेगा, किसी भी चीज़ का पीएच है वो भी करेगा, सांद्रता करेगी, सांद्रता भी प्रभावित करती है, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति भी प्रभावित करती है। 3 4 कारक आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन है, शर्करा व नाइट्रोजन क्षारकों के आधार पर आपको बताना है कि डीएनए आरएनए से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, डीएनए आरएनए हालांकि भिन्न है, इसमें क्या होता है कि अपने एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन ये पाए जाते हैं और आरएनए में यूरेसिल और थाइमिन पाया जाता है, उसकी जगह प्रतिस्थापित कर देता है, ये लिख देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रवाल मूल क्या है और प्रवाल मूल होते क्या हैं और यह किस में पाए जाते हैं। तो प्रवाल मूल का मतलब होता है कि ये पहले तो ये पाए जाते हैं साइकस पौधों में, ठीक है ना। साइकेट्स जो होते हैं पौधे उनमें पाए जाते हैं और ये एक प्रकार के साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, जो कि पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये आंसर लिख देंगे। अगला है,
ऑर्थोपोडा संघ के प्रमुख 2 लक्षण लिखिए। तो बड़ा ही सिंपल है। ऑर्थोपोडा जो संघ है ये पहले तो सबसे बड़ा संघ माना जाता है अपने ऑर्थोपोडा। इसकी ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है कि किस प्रकार ये पाया जाता है। लक्षण तो काफ़ी याद रखने हैं, आपको 2 यहाँ पे लिखने हैं, जिनमें पहला लिख देंगे कि इनका शरीर खंडों में विभाजित होता है। किन में? खंड में विभाजित होता है। दूसरा लिख देंगे इनमें जो शरीर होते हैं वो द्विपार्श्वमित होता है। क्या होता है? द्विपार्श्वमित होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जैमा क्या है। ठीक है ना, और यह जैमा जो है वो किस में पाया जाता है। तो देखते हैं जैमा जो है अपने किसे कहते हैं और ये किस प्रकार के जीवों में पाया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। ब्रायोफाइट पादप जो भी होते हैं उन सभी में क्या होता है? अलैंगिक प्रकार का जनन होता है। कैसा जनन? अलैंगिक प्रकार का जनन होता है जो जैमा के माध्यम से होता है। ठीक है ना, और इसको अगर हम ये सीधे शब्दों में अगर कहना चाहें तो जैमा को हम क्या कह सकते हैं? जैमा एक कोशिकीय बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां होती हैं जो कि अपने छोटे पात्रों के रूप में आगे बढ़ती हैं, उन्हें हम जैमा कहते हैं। ठीक है ना, और ये कैसे? ब्रायोफाइट पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट पादपों में पाया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं अपने। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादित किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस ने किया था। ठीक है, नामकरण के नियम आपको यहाँ लिखने हैं, ये डेढ़ नंबर का क्वेश्चन है। फिर सवाल के विभिन्न वर्गों के नाम लिखकर उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। रंध्र की संरचना का कार्य लिखना है कि रंध्र की संरचना कैसी होती है, कार्य क्या होते हैं जानते हैं। कार्य गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना, ये सारे रंध्रों के कार्य। फिर पृष्ठाधारी पर्ण और द्विपार्श्वमिति पर्ण में अंतर लिखना है। फिर अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट के बारे में आपको जो है वो जानकारी देनी है। अर्धसूत्री विभाजन का प्रमुख महत्व भी लिखना है, ये भी डेढ़ नंबर का है। फंजाई जगत में वर्गों के नाम लेकर क्रियाविधि समझानी है। फिर यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दे दिया है। ठीक है ना, फिर ऑक्सी श्वसन अनऑक्सी श्वसन में आपको रासायनिक समीकरण लेकर उदाहरण से स्पष्ट करना है। ठीक है, फिर आपको कॉन्ड्रिथ्रीज और ऑस्टियोक्थिस मछलियों के उदाहरण द्वारा अंतर स्पष्ट करना है। समसूत्री विभाजन की अवस्था से चित्र बना के समझाना है। मेंढक में पूर्ण आहार को दर्शाना है। और सोलेनेसी कुल के अर्ध तकनीकी भाषा का प्रयोग करते हुए पुष्प कुल और पुष्प सूत्र पुष्प का चित्र बनाना है। फिर निबंधात्मक प्रश्न है जिसमें कैल्विन चित्र को C3 चक्र क्यों कहते हैं, ये इस प्रकार के प्रश्न हैं। ग्लाइकोलाइसिस है, आरेख चित्र बना के समझाना। क्रैब चक्र है, इसको समझाना। क्रैब चक्र और ग्लाइकोसिस में अंतर समझाना। ठीक है, ये इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार करिए। आपके अर्धवार्षिक में जो 14 चैप्टर्स आ रहे हैं उन्हीं के हिसाब से तैयारी करनी है। 50 नंबर का आपके पेपर रहने वाला है। इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बाकी के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।